हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यानी कि यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का फर्स्ट पेपर प्राथमिक स्तर के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि 8 जनवरी 2020 को हुआ था। उसका हम लोग आज बाल विकास का पेपर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ए गोलमैन, बी स्पीयरमैन, सी जॉन मेयर, डी गार्डनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है, चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1983 में प्रतिपादित किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो निम्नवत है। फ्रेंड्स, जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला है व्यक्तिक परबुद्धि, दूसरा है व्यक्तिक स्वबुद्धि, तीसरा है संगीत बुद्धि, चौथा है शरीर गतिक बुद्धि और पांचवा है हमारा स्थानिक बुद्धि, छठा है तार्किक गणितीय बुद्धि, फिर है भाषाई बुद्धि और लास्ट में एक है प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? ए पढ़ने बरतने में, बी व्यक्त करने में, सी खड़े होने में, डी बोलने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पढ़ने और बरतने में डिस्लेक्सिया में कठिनाई होती है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आइए हम लोग समझ लेते हैं। डिस्लेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। डिस्लेक्सिया के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचान पाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर करके पढ़ा जाना, ये सब डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? यहाँ पर निगेटिव वाला आंसर पूछा गया है। निम्न में से क्या समावेशी शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बी है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सी है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, डी है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आइए समझते हैं। समावेशी शिक्षक कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों के वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ए हतोत्साहित करना चाहिए, बी प्रेरित करना चाहिए, सी रोक देना चाहिए, डी अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ए शारीरिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी भावात्मक विकास से, डी नैतिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है फ्रेंड्स? शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए वृद्धि को समझ लेते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है।
मानव वृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार में आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास का प्रारंभ होता है ए गर्भावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था से। मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो होता है गर्भावस्था से। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यातव्य है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि जो मानव विकास का शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है वो होता है गर्भावस्था से और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं ए E.L. थॉर्नडाइक, बी B.F. स्किनर, सी R.M. गेने, डी I.P. पावलोव। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के जो लेखक हैं वो हैं R.M. गेने और E.L. थॉर्नडाइक ने लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक नामक पुस्तक। B.F. स्किनर ने लिखी है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर और I.P. पावलोव की जो पुस्तक का नाम है वो है कंडीशंस, रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। इस चारों की चारों पुस्तकों के और लेखकों के नाम आप लोग रट लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं हमारे ए जर्शील्ड, बी स्टैनले हॉल, सी सिम्पसन, डी क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला तथा विरोध की अवस्था है। अब किशोरावस्था से रिलेटेड जो और परिभाषाएं दी गई हैं वो पढ़ लेते हैं। जर्शील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के विचारानुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, ये चारों परिभाषाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं तो इनको आप रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। ए 36 मिनट, बी 40 मिनट, सी 45 मिनट, डी 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। और इसको किस तरह से विभाजन किया जाता है, तो इसको विभाजित किया जाता है फ्रेंड पाठ योजना 6 मिनट, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। इन सबको मिलाकर टोटल हो जाते हैं 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है। ए गेट्स व अन्य, बी हॉलिंगवर्थ, सी रॉस, डी स्किनर। तो यह कथन है फ्रेंड्स रॉस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या है पॉइंट्स आइए पढ़ लेते हैं। सीखने में पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है जो स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। गेट्स व अन्य के शब्दों में क्या है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ए बच्चे को दंड देना चाहिए, बी बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए और ये फ्रेंड्स है डी नंबर हमारा
और तत्काल घर भेज देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। धातव्य है कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं, कौन से होते हैं फ्रेंड्स? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे आदि। ऐसे बालकों के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ए, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, सी, छात्रों के वृत्तिक विकास से, डी, छात्रों के मानसिक विकास से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ए, कोहलर, बी, स्किनर, सी, बी.एस. ब्लूम, डी, थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, जबकि कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक इन तीनों ने ही अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्रेंड्स, बी.एस. ब्लूम ने क्या किया है? तो बी.एस. ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स बर्थिमर, कुर्ट कोफ्फा तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ए, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बी, बालक का विद्यालय न जाना, सी, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक तक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है, जबकि अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी, प्रस्तावना कौशल, सी, समापन कौशल, डी, प्रदर्शन कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है, ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। प्रस्तावना कौशल के घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पूर्व ज्ञान से संबंध, आदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन, प्रभाव। ये सब क्या है? प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी को हमें यहाँ पर सुमेलित करना है, इसको मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर पुस्तक और कुछ नियम वगैरह दिए हुए हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनका मिलान करते हैं। तो हमारा जो ए वाला है एनिमल इंटेलिजेंस,
तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, थॉर्नडाइक एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक। पुनर्बलन की अनुसूची का जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन 4 पे चला जाएगा ये। और सरगर्भिता का हो जाएगा हमारा पहला गेस्टॉल्ट, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस्टॉल्ट पहला वाला हो जाएगा। और अनुकूलन का हो जाएगा पियाजे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और सी का पहला और डी का दूसरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह है सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ लेते हैं। निरंतरता के सिद्धांत में क्या है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध का सिद्धांत है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। और अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है वो उसके अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रमण के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ए 86वें संशोधन, बी 25वें संशोधन, सी 52वें संशोधन, डी 22वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86वें संशोधन। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21 से बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए मैकडूगल, बी अब्राहम मैस्लो, सी सिम्पसन, डी विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? मैकडूगल ने किया है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने किया था। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी किशोरावस्था। तो विकास की बाल्यावस्था की अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ए वुडवर्थ, बी गिलफोर्ड, सी स्किनर, डी क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इससे रिलेटेड और भी जो अधिगम की परिभाषाएं हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। कई बार एग्जाम में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। हमें सूची ए और सूची बी को यहाँ पर सुमेल करना है फ्रेंड्स। तो हमारा
ये वाला जो है ब्रूनर, उसका हो जाएगा हमारा, ये नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। जो ए वाला है उसका हमारा ये चौथा पहुंच जाएगा संप्रत्यय उपलब्धि प्रशिक्षण प्रतिमान। और आशुवेल का हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ये अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। और ग्लेजर का हो जाएगा पहला बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन का हो जाएगा दूसरा साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समस्या समाधान का प्रथम चरण है ए आंकड़ा संग्रहण, बी समस्या की पहचान, सी परिकल्पना का परीक्षण, डी परिकल्पना का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, समस्या की पहचान है। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। समस्या समाधान की विधि के 5 चरण होते हैं जो निम्नवत हैं। ए समस्या की पहचान करना, बी परिकल्पना का निर्माण करना, सी तीसरा है तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण और चौथा है हमारा व्यवस्थापन या विश्लेषण करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये चौथा नंबर होगा। 5वां है परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो ये हमारे 5 होते हैं इसके चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बी बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। सी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। डी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आइए पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया है फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोचालक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ए सामान्यीकरण, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण, डी तैयारी। तो इसमें जो प्रस्तुतिकरण है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको समझ लेते हैं। स्मृति स्तर के सोपान यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर दिए हैं बोध स्तर के सोपान। और हर्बर्ट ने स्मृति स्तर पर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की है और बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन है। इस प्रतिमान के निम्न सोपान हैं। पहले हम लोग स्मृति स्तर के सोपान पढ़ते हैं। उसमें प्रस्तावना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रस्तुतिकरण, फिर स्पष्टीकरण तथा तुलना है, चौथे नंबर पे है सामान्यीकरण और 5वें नंबर पे है प्रयोग। और जो हमारा बोध स्तर के सोपान है इसमें पहले है हमारा अन्वेषण या खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण तथा परिपाक, चौथा है व्यवस्था और 5वां है वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें फ्रेंड्स दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो उभयनिष्ठ दोनों में है ये वाला प्रस्तुतिकरण, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही प्रस्तुतिकरण है, ये प्रस्तुतिकरण उभयनिष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सी सूच का सिद्धांत, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? स्किनर ने दिया है। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इनके अनुसार पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ए आंतप्रज्ञ अवस्था, बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सी संकेतात्मक अवस्था, डी क्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में बांटा गया है फ्रेंड्स? 3 स्तरों में बांटा गया है। और वो स्तर कौन कौन से हैं? तो वो स्तर हैं क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था जो है वो जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उपावस्था है जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम है तो इन्हें हमें सही क्रम में बताना है फ्रेंड्स। तो इनका हमारा जो सही क्रम होगा तो पहले नंबर पे आएगा हमारा चौथा वाला। कौन सा आएगा फ्रेंड्स? चौथा आत्मीकरण आ जाएगा पहले नंबर पे। सॉरी फ्रेंड्स, पहले नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? खोज आएगा। खोज, अन्वेषण या खोज। पहले नंबर पे क्या आएगा? अन्वेषण या खोज आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा आत्मीकरण, चौथे पे आएगा संगठन या व्यवस्था और 5वें पे आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर होगा 2, 1, 4। मतलब हमें जो आंसर देना है वो कैसे हो जाएगा? हमारा दूसरा, फिर पहला, फिर होगा हमारा चौथा, फिर होगा तीसरा और फिर होगा 5वां। तो हमारा ये वाला ऑप्शन किस में है? तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुमूल्यन, बी अनुप्रयोग, सी बोध, डी ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुमूल्यन। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है अनुभूल्यन। B.S. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक आई कॉग्निटिव डोमिनिन 1956 में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में ये उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहले नंबर पे है ज्ञान, फिर है बोध, फिर अनुप्रयोग, उसके बाद है विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में है मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इन्होंने 6 संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ए नतोदर, बी मिश्रित, सी लंबवत, डी उत्तल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंबवत। अधिगम का वक्र नहीं है लंबवत। फ्रेंड्स, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्ररेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्ररेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में क्या होता है फ्रेंड्स? जो इसकी रेखा है वो सीधी बिल्कुल कैसी जाती है? यहाँ से सीधी जाती है, मतलब बिल्कुल सीधी ये रेखा जो है बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये कहलाता है सरल रेखीय वक्र। और जब ये रेखा पहले ऊपर जो है वो नीचे की ओर घटते हुए क्रम में जाती है, जो इसका वक्र है वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो ये कहलाता है घटता निष्पादन वक्र या फिर उन्नतोदर वक्र। तीसरे नंबर पे है हमारा नतोदर वक्र। जो नतोदर वक्र है वो हमारा ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि इस तरह से ये ऊपर की ओर बढ़ता है, बढ़ता निष्पादन वक्र या फिर नतोदर वक्र होता है। चौथे नंबर पे है हमारा मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है? पहले ये थोड़ा ऊपर चढ़ता है और फिर लास्ट में जो है वो नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि पहले ऊपर फिर नीचे जाता है, तो इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। इसमें लंबवत वक्र नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की कोई भी वीडियो आपके काम की अपलोड करूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।